हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हम लोगों ने क्लास 12 जीव विज्ञान पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन का पहला पार्ट देखे थे। तो आज हम लोग वहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इसका पार्ट 2 है, तो इसको लिख देते हैं भाग 2। उस चैप्टर से आगे कंटिन्यू करते हैं, उसमें हेडिंग डालिएगा। हम लोग पढ़ चुके हैं पुष्प के चारों चक्रों के बारे में। पुष्प के 4 चक्र जिसमें होते हैं और 2 भाग होते हैं। प्रथम भाग में आपका बाह्य दलपुंज और दलपुंज था, और द्वितीय भाग में आपका पुमंग और जायांग था। पुमंग, जायांग और बाह्य दलपुंज, दलपुंज के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। और आगे उसके हम लोग पढ़ेंगे। हिंट डालिएगा, पुष्प के विभिन्न आवश्यक अंग। हिंट डालिएगा, पुष्प के विभिन्न आवश्यक अंग। पुष्प के विभिन्न आवश्यक अंग। अब जैसे जो नर जननांग होता है, उस नर जननांग में और मादा जननांग में कुछ पार्ट ऐसे हैं जिनका और अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे पुंकेसर हो गया, परागकोश हो गया। तो पुंकेसर को केवल पुंकेसर ही नहीं, और भी नामों से जाने जाते हैं। जैसे लघु बीजाणुपर्ल हो गया। उसके बाद जैसे परागकोश को परागधानी आपको बता रहे थे, जब परागकोश के बारे में पढ़ा रहे थे तो इसको बोलते थे परागधानी बोलते हैं। तो इसी प्रकार से कुछ ऐसे जो है नाम हैं जिनके दूसरे भी नाम हैं, तो उसको आपको जानना आवश्यक है, इसलिए हम लोग पढ़ेंगे। तो मादा जननांग और नर जननांग दोनों पार्ट में आपको परिवर्तन नाम आपको दिखा रहे हैं। तो हेड डालिएगा इसमें पहला, नर जननांग। नर जननांग। नर जननांग में जो हमारा पहला है पुंकेसर। पुंकेसर, पुंकेसर का जो दूसरा नाम है यहाँ पे, इसको बोलते हैं लघु बीजाणुपर्ण। क्या बोलते हैं इसको? लघु बीजाणुपर्ण। दूसरा है परागकोश। दूसरा है परागकोश, और परागकोश का नाम है लघु बीजाणुधानी या परागधानी। लघु बीजाणुधानी या परागधानी। तीसरा नाम है परागकण। परागकण, और इसका नाम है लघु बीजाणु। लघु बीजाणु। चौथा नाम है अंकुरित परागकण। मतलब परागकण जब अंकुरित हो जाता है, उसमें अंकुरण आने लगती है, तब उसको क्या कहते हैं? तो ये चौथा नाम हो जाएगा अंकुरित परागकण। इसको कहते हैं नर युग्मकोद्भिद। नर युग्मकोद्भिद। अब यहाँ पे आप युग्मकोद्भिद सुने होंगे, नर युग्मकोद्भिद, मादा युग्मकोद्भिद। तो इसको आगे जानिएगा कि जो पुंकेसर होता है, पुंकेसर को हम कहते हैं लघु बीजाणुपर्ण। परागकोश को कहते हैं लघु बीजाणुधानी या परागधानी। परागकण को कहते हैं लघु बीजाणु, और अंकुरित परागकण को कहते हैं नर युग्मकोद्भिद। आई बात समझ में? इसके आगे जैसे नर जननांग है, वैसे ही मादा जननांग के भी कुछ नाम हैं। तो आइए देखते हैं। दूसरा हो गया मादा जननांग। दूसरा हो जाएगा मादा जननांग। मादा जननांग के कुछ पार्ट के नाम, जैसे कि पहला है जायांग। तो ये हो गया जायांग। जायांग को कहते हैं गुरु बीजाणुपर्ण। गुरु बीजाणुपर्ण। गुरु को हम दीर्घ भी बोल सकते हैं। और अगला है बीजांड। अगला है बीजांड। बीजांड को कहते हैं गुरु बीजाणुधानी। गुरु बीजाणुधानी। और तीसरा है भ्रूणकोश। भ्रूणकोश।
और इसको बोलते हैं मादा युग्मकोद्भिद, मादा युग्मकोद्भिद। और अगला है अंड, और इसको कहते हैं मादा युग्मक। ठीक है। अगर आप ध्यान पूर्वक देख रहे होंगे तो जो गुरु या दीर्घ, दीर्घ को ही गुरु ही कहते हैं, तो दीर्घ या गुरु शब्द का जो प्रयोग हुआ है मादा जननांग के साथ हुआ है, और लघु का शब्द का प्रयोग, लघु मतलब छोटा, गुरु माने बड़ा, या दीर्घ मतलब बड़ा, तो ये लघु शब्द का प्रयोग कहां पे हुआ है? नर जननांग में हुआ है। तो दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि अगर आगे लघु शब्द लगा हुआ है तो समझ लीजिए कि वो नर जननांग की बात कर रहा है, और अगर गुरु या दीर्घ लगा हुआ तो समझ लीजिए किसकी बात कर रहा है? मादा जननांग की बात कर रहा है। तो नर जननांग और मादा जननांग के कुछ पार्ट्स हैं जिनके दूसरे नाम ये हैं, तो इसको जो है आप लोग नोट कर लीजिए वीडियो रोक करके, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब हेड डालेंगे पुमंग, एंड्रोसियम। पुमंग के बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे विस्तृत, जैसे कि पराग जो हमारा पुष्प है उसमें बाह्य दलपुंज, दलपुंज और वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय के बारे में हम लोग पूरा डिटेल पढ़ेंगे। तो बाह्य दलपुंज और दलपुंज के बारे में हम लोग पढ़ ही लिए थे कि बाह्य दलपुंज का कार्य क्या होता है और दलपुंज का कार्य क्या होता है, दल किसे कहते हैं, बाह्य दल किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ ही लिए थे। अब आते हैं सबसे पहले हम लोग पुमंग। पुमंग जो है क्या होता है और जनन किसे कहते हैं, ये सारी चीजों को, परागकण का निर्माण कैसे होता है। तो आपको पता है कि जो पुमंग होता है उसको हम लोग पुमंग का जो इकाई होता है वो पुंकेसर होता है, और पुंकेसर के अंदर आपको देखा गया है कि 3 पार्ट होता है। कौन कौन? परागकोश, योज और पुतंतु। तो परागकोश के अंदर ही आपको बताए थे कि होता है परागकणों का निर्माण। तो परागकण का निर्माण कैसे होता है आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले एक चित्र छोटा सा बनाएंगे और इसके अंदर हम लोग लिखेंगे। तो सबसे पहले चित्र आपको बताया है परागकोश की संरचना, क्योंकि आपको पता है कि जो पुंकेसर होता है वो पुमंग की इकाई होती है, यानी कि कई सारे पुंकेसर मिलकर के एक पुमंग का निर्माण करते हैं। तो जब कई सारे पुंकेसर पुमंग का निर्माण करेंगे तो एक पुंकेसर क्या होता है? एक पुंकेसर पुमंग की इकाई होती है। उस पुंकेसर में 3 पार्ट होते हैं, परागकोश, योज और पुतंतु। अब परागकोश के अंदर ही परागकण का निर्माण होता है। कैसे होता है आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग परागकोश का एक चित्र बनाएंगे छोटा सा। चलिए तो पुष्प बनाते हैं, एक छोटा सा संरचना। ठीक है, ये नीचे चला जाएगा। चलिए इसके अंदर एक संरचना को हम और लेके चलेंगे। ये गोल होता थोड़ा लंबा हो गया, और अच्छा सा बनाइए इसको, इस प्रकार से इसे गोल ये भी बनाइएगा, बड़ा लंबा हो गया ये। ठीक है, मतलब जैसे सिकुड़ गया पूरा। इसके अंदर छोटे छोटे परागकण पाए जाते हैं। ढेर सारे से भरे रहते हैं।
आपको जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं परागकण। क्या बनते हैं, क्या क्या बोलते हैं इसको, परागकण। इसका कैसे निर्माण होता है इसका हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप ये जान लीजिए कि परागकोश कैसा होता है वो अपन जानेंगे। चलिए, इस संरचना को आपको जो चैम्बर दिखाई दे रहा है ये कैसे लिखा है, इसको बोलते हैं परागधानी या परागपुट, और एक और नाम है इसका लघु बीजाणुधानी। ठीक है, और जो इसके अंदर लाल कलर के छोटे छोटे दिखाई इसको बोलते हैं परागकण। क्या बोलते हैं इसको, परागकण बोलते हैं। ठीक है, तो आपको बताया थे कि एक परागकोश के अंदर 2 पाली होती है और 4 प्रकोष्ठ होते हैं। इस परागकोश, मान लेते हैं ये मार्कर इस एक परागकोश की तरह दिखाई दे रहा है, एक संरचना एग्जाम्पल के तौर पे। तो आप देखिए 2 पाली दिखाई दे रही है। तो एक परागकोश के अंदर 2 पाली, कुछ इस प्रकार से अगर आप संरचना देखते हैं ऐसे तो परागकोश के अंदर सबसे पहले आपको 2 पाली दिखाई देगी। तो ये 2 पाली आपको जो दिखाने का मैं प्रयास कर रहा हूं, यही 2 पाली है परागकोश के अंदर, एक पाली है, एक पाली है। और प्रत्येक पाली में कितने प्रकोष्ठ होते हैं, 2। तो टोटल कितने हो गए, 4। आप प्रकोष्ठों को इस प्रकार से देखिए, 1 2 3 4, मतलब ये वाले पाली का ये प्रकोष्ठ और ये वाले पाली का ये प्रकोष्ठ दोनों। यानी कि हम परागकोश को ऊपर से अगर ऐसे काट दें तो हमें ऊपर से कुछ इस प्रकार से ऐसे दिखाई देगा, इस प्रकार से ऐसे दिखाई देगा 1 2 3 4, अर्थात 1 प्रकोष्ठ, 2 प्रकोष्ठ, 3 प्रकोष्ठ, 4 प्रकोष्ठ। तो एक परागकोश के अंदर 2 पालियां होती हैं और प्रत्येक पाली के अंदर 2 प्रकोष्ठ होते हैं। इस प्रकार से एक परागकोश के अंदर टोटल कितने होते हैं, 4 प्रकोष्ठ होते हैं। अब 4 प्रकोष्ठों में इस बीच में भी एक दीवार होती है, छोटी सी पतली झिल्ली के समान संरचना होती है, जिससे इन चारों प्रकोष्ठों को बांटती है आपस में। लेकिन जब परागकोश पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है और ये परागकण इसमें बन जाते हैं और ये स्फुटन के समय हो जाता है, स्फुटन मतलब फटना, परागकोश फटने के समय आ जाता है, तब इसकी बीच की दीवार भी क्या होती है, फट जाती है और यह प्रकोष्ठ पुनः 2 से क्या बन जाता है, 1 बन जाता है। आई बात समझ में? तो इसके आगे हम लोग लिखेंगे, चित्र को बना लीजिएगा और इसके बाद लिखेंगे पुमंग पुंकेसर। पुमंग की इकाई पुंकेसर होता है। पुमंग की इकाई पुंकेसर होता है, अर्थात कई पुंकेसर मिलकर, अर्थात कई पुंकेसर मिलकर पुमंग का निर्माण करते हैं। ठीक है, पुमंग नर जननांग कहलाता है। पुमंग नर जननांग कहलाता है। पुंकेसर लघु बीजाणु पर्ण भी कहलाता है। पुंकेसर लघु बीजाणु पर्ण भी कहलाता है। लाइन चेंज करेंगे, कलर चेंज करेंगे, आवृत बीजी पौधों के बारे में लिखेंगे। आपको बताए थे पार्ट 1 में कि आवृत बीजी पौधा क्या होता है, तो लिखेगा कि आवृत बीजी पौधों के, आवृत बीजी पौधों के परागकोश, आवृत बीजी पौधों के परागकोश में 2 पालियां होती हैं। 2 पालियां पाई जाती हैं और प्रत्येक पाली में 2 प्रकोष्ठ पाया जाता है। 2 प्रकोष्ठ पाया जाता है। इन प्रकोष्ठों को लघु बीजाणुधानी
लघु बीजाणु धानी, या इसको सूक्ष्म बीजाणु धानी भी कह सकते हैं, या परागधानी या परागपुट कहते हैं, या परागपुट कहते हैं। इन्हीं परागधानी के अंदर या लघु बीजाणु धानी के अंदर ही परागकण का निर्माण होता है। इन्हीं लघु बीजाणु धानी के धानी में, लघु बीजाणु धानी में परागकण का निर्माण होता है। एक गोल्डन की पॉइंट लिखिएगा कि सभी पौधों में द्विपालित या दो पाली वाला परागकोश नहीं पाया जाता है। कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जैसे कि गुलाब हो गया, गुड़हल हो गया, कपास हो गया, इनमें तो जिनमें क्या बता रहे थे, मालवेसी कुल के पौधे ऐसे होते हैं जिनमें परागकोश दो पालियों में केवल होता है, और दो नहीं पाली, एक पाली में होती है, क्योंकि दो पाली में प्रकोष्ठ कितने पाते हैं? 4। तो कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनके परागकोश में एक पाली पाई जाती है, और एक पाली में कितने प्रकोष्ठ होंगे? 2। तो इस प्रकार से जैसे मालवेसी कुल हो गया जिसके अंदर गुड़हल और कपास आता है, तो ऐसे पौधों के पुष्प में एक पाली पाई जाती है और 2 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। तो आइए आगे देखते हैं। और एक जीकेपी और लिख लीजिएगा कि जैसे कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनमें, जैसे हम लोग पहले भाग में पढ़े थे कि जो पौधे होते हैं पुष्प के 4 चक्र पाए जाते हैं, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। तो जो बाह्य दलपुंज और दलपुंज होता है, कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिनमें बाह्य दलपुंज और दलपुंज को हम अच्छे से स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। तो जब जिन पौधों के पुष्प में बाह्य दलपुंज और दलपुंज स्पष्ट नहीं हो पाता है, ऐसे भाग को हम क्या कहते हैं? परिदल पुंज कहते हैं। आई बात समझ में? तो इन दोनों जीकेपी को आप नोट कर लीजिएगा और हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको लिखे नहीं है जीकेपी को, तो आप इसको वीडियो रोक करके लिख लीजिएगा, लेकिन लिखिएगा जरूर। चलिए अब हम लोग हेडिंग डालेंगे पू बीजाणु जनन या लघु बीजाणु जनन। पू बीजाणु जनन पू बीजाणु जनन या लघु बीजाणु जनन, यानी कि परागकण का निर्माण कैसे होता है उसी को हम लोग, परागकण का दूसरा नाम भी है लघु बीजाणु, तो हम लोग इसको जानेंगे। सबसे पहले हम एक बात करें कि एक परागकोश है जो एकदम बिल्कुल नया नया है, इसको हम नवीन परागकोश भी कह सकते हैं। मान लेते हैं कोई पुष्प है और उसका एक परागकोश है, आई बात समझ? तो ये परागकोश हो गया। अब परागकोश को हम पहले से ऊपर से काट देंगे और इसी को हम देखेंगे। इसका नाम रख देते हैं नवीन परागकोश या नया परागकोश है, नवीन परागकोश। नहीं तो आप समझ लीजिए इसका नाम ही नवीन परागकोश, कल से नवीन नवीन करने लगी, ठीक है। नवीन परागकोश को जब हम आधे पसे से कट कर देंगे तो हमें कुछ इस प्रकार से संरचना दिखाई देगी। ठीक है, काट दिए, आधा आधा अलग अलग हो गया। अब हम कटे हुए हिस्से को ऊपर से देखेंगे, मतलब ऐसे जब काट दिए तो हमको इधर से ऐसे देखेंगे। आई बात समझ में? जब इधर से देखेंगे तो हमें संरचना कुछ कैसे दिखाई देगी, जरा ध्यानपूर्वक समझिएगा, ठीक है। इस प्रकार से इस प्रकार से संरचना दिखाई देगी और अंदर आपको ढेर सारे विभज्योतकी कोशिकाएं दिखाई देंगे। अंदर ढेर सारे आपको, सबसे पहले एक लेयर होगा बाहर की तरफ और इस लेयर को हम कहेंगे बाह्य अस्तर। बाह्य अस्तर, सबसे जो इसमें बाहरी अस्तर होगा उसको हम क्या कहेंगे? बाह्य अस्तर कहेंगे,
ठीक है। इसके अंदर ढेर सारी आपको कोशिकाएं दिखाई देंगी, जिसको हम क्या कहेंगे, विभज्योतकी कोशिका। क्या कहेंगे इसको, विभज्योतकी कोशिका। तो कुछ इस प्रकार से संरचना आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर, छोटा 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 रहेगा। ठीक है, इस कोशिका को कहते हैं विभज्योतकी कोशिका। ठीक है, जो सब ये कहां संरचना दिखाई दे रही है, इसको जब हम काट दिए तो ऊपर से ऐसे देख रहे हैं, समझ रहे हैं? जैसे तरबूज होता है, तरबूज, अब तरबूज गोल सा होता है, उसको ऊपर से काट दिया जाए तो अंदर हमें रेड कलर का दिखाई देता है, उस प्रकार से हम इस संरचना को देख रहे हैं। तो जो सबसे बाहरी स्तर है इसको बोलते हैं बाह्य स्तर। ठीक है, और इसको बीच में जो आपको दिखाई दे रहा पार्ट, इसको बोलते हैं विभज्योतकी कोशिकाएं। विभज्योतकी कोशिकाएं। ठीक है, इसके अंदर और जब विकास होता है इस संरचना को, केवल ऊपर वाले संरचना को अपन लेके चलेंगे केवल, इसमें जब थोड़ा सा और विकास होगा ठीक है, तो इसके अंदर सबसे तो बाहर पर एक अस्तर होगा जिसको हम बाह्य अस्तर कहेंगे। तो इसको पहले बना देते हैं। ये हो गया बाह्य अस्तर। इस बाह्य अस्तर के जस्ट चारों कोनों पर एक कोशिका होती है। इन्हीं कोशिका, जो विभज्योतकी कोशिकाएं हैं, इन्हीं कोशिका पूरा भरा हुआ है। अब इन्हीं पर चारों कोनों पर, ठीक है, चारों कोनों पर एक एक कोशिका थोड़ा ज्यादा विकास करता है या बड़ा हो जाता है अपने संरचना में। जिस प्रकार से बाह्य स्तर के अंदर यहाँ पर ढेर सारी विभज्योतकी कोशिकाएं हैं, यही कोशिकाएं क्या करती हैं, विकास करती हैं, लेकिन चारों कोनों पर चार कोशिकाएं ज्यादा बड़ा संरचना में हो जाती हैं। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से संरचना दिखाई देगा। ये हो गया, ये हो गया ज्यादा विकसित। बाकी इसके अंदर सभी विभज्योतकी कोशिकाएं हैं। थोड़ा छोटा छोटा बनाते हैं, नहीं तो जो नया विकसित कोशिका हुआ उसमें और उसमें कोई अंतर नहीं दिखेगा। ठीक है, वीडियो थोड़ा चित्र बनाने के चक्कर में लेंदी हो जाता है। ऐसा भी नहीं कर सकते कि पहले से बना के रखें, अन्यथा आपको समझ में कैसे आएगा। समझ समझ के पढ़िए। इस बीच में एक संरचना बन जाती है, कई सारे कोशिका मिल करके एक संरचना बना लेते हैं, जिनको वाहिनी ऊतक बोलते हैं।
तो उसमें हम ग्रीन कलर से ऐसे बना दे रहे हैं। कुछ कोशिकाएं जो है मिल करके एक संरचना यहाँ पे बना लेती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, वाहिनी ऊतक कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्या था, ये विभज्योतकी कोशिकाएं थी, और यही विभज्योतकी कोशिकाएं आगे जब विकास करती हैं तो चारों कोनों पर से एक एक कोशिका थोड़ा ज्यादा विकसित होती है और अपने संरचना में क्या होती है, थोड़ी बड़ी हो जाती है। जब अपने संरचना में थोड़ी बड़ी हो जाती है तो इसको हम कहते हैं प्रपसु कोशिका। क्या कहते हैं इसको, प्रपसु कोशिका। प्रपसु कोशिका आई बात समझ में। ये वही है बाहर वाला बाह्य स्तर, बाहर वाला क्या है, बाह्य स्तर, और इसको बोलते हैं वाहिनी ऊतक। वाहिनी ऊतक आई बात समझ में। यानी कि चारों कोनों पर एक एक कोशिका थोड़ा ज्यादा विकसित हो जाती है और थोड़ा बड़ी भी संरचना में होती है, जिसको बोलते हैं प्रपसु कोशिका। और यह प्रपसु कोशिका आगे चल करके इसमें क्या होता है कि समसूत्री विभाजन होता है, और समसूत्री विभाजन के दौरान क्या होता है, जरा ध्यान दीजिएगा। अब ये सारे अंदर की कोशिकाओं को मैं नहीं बनाऊंगा इसलिए, क्योंकि समय इसमें वेस्ट होगा। आप समझिएगा कि ये बीच में हैं सब लोग। ठीक है, तो देखिएगा आगे चल करके जो अगला संरचना बनेगा इसमें। चारों कोनों पर पहले नंबर तो सबसे बाह्य स्तर रहेगा ही, बाह्य स्तर। ये सबसे बाहर वाला परत है, ये हमेशा बनाते रहिए साथ में। इनमें हुआ है समसूत्री विभाजन। किसमें समसूत्री विभाजन हुआ, प्रपसु कोशिका में समसूत्री विभाजन। प्रपसु कोशिका में हुई समसूत्री विभाजन से ये जो प्रपसु कोशिका है, यह एक कोशिका से कितनी बन गई, दो कोशिका बन गई। ये हो गया। और ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, एक संरचना यहां पर देख लीजिए। एक संरचना यहां हो गई, इस कोने पर भी एक ऐसी संरचना रहेगी। एक संरचना यहां हो गई, एक संरचना ये हो गई। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या कि इन प्रपसु कोशिका में समसूत्री विभाजन हुआ। समसूत्री विभाजन होता है तो उसमें सेम जो है क्या कहते हैं संख्या होती है। जैसे एक कोशिका से तो एक से दो हो गई। ठीक है, गुणसूत्रों की संख्या समान जाती है समसूत्री विभाजन में। अब इसको जो इसमें पहला वाला है, इसको प्राथमिक भित्तीय कोशिका बोलते हैं। इसमें जो पहला वाला है इसको बोलते हैं प्राथमिक भित्तीय कोशिका। भित्तीय कोशिका। और जो दूसरा वाला है इसको बोलते हैं प्राथमिक पुबिंजाणु जनन कोशिका। प्राथमिक पुबिंजाणु जनन कोशिका। प्राथमिक पुबिंजाणु जनन कोशिका। बात को गौर से समझिएगा कि जो ये प्रपसु कोशिका थी, प्रपसु कोशिका में समसूत्री विभाजन होने के दौरान प्रत्येक कोशिका के दो हो गए, यानी कि एक कोशिका दो कोशिका। अब इसमें जो प्राथमिक कोशिका मतलब जो सबसे पहले बाह्य स्तर के जस्ट बगल में है, वह क्या कहलाता है, प्राथमिक भित्तीय कोशिका, क्योंकि यह बाहर भित्ति के पास में है। जो इसका सेकेंड वाला पार्ट है उसको कहते हैं प्राथमिक पुबिंजाणु जनन कोशिका। अब समझिएगा, पुबिंजाणु जनन कोशिका, यानी कि इसी से आगे कुछ होने वाला है, तो ध्यान पूर्वक समझिएगा। और इसके आगे जब ये पुनः यही सब में है, ये प्राथमिक भित्तीय कोशिका, पुबिंजाणु जनन कोशिका, प्राथमिक भित्तीय कोशिका, पुबिंजाणु जनन कोशिका, ये है प्राथमिक भित्तीय कोशिका और यह पुबिंजाणु जनन कोशिका। अब यहाँ पे आपको छोटा सा एक मैटर बताता हूँ कि जो प्राथमिक भित्तीय कोशिका होती है, यहाँ पे बता दे रहा हूँ बीच में,
प्राथमिक जो भित्तीय कोशिका होती है, चित्र में अच्छा नहीं लगेगा बनाते हो, पहले समझा दे रहा हूं फिर मिटा के बना देंगे, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। जो ये प्राथमिक भित्तीय कोशिका है, प्राथमिक भित्तीय कोशिका है, यह प्राथमिक भित्तीय कोशिका के अंदर समसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है? समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन, प्राथमिक भित्तीय कोशिका के अंदर समसूत्री विभाजन होता है, और यह समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप या समसूत्री विभाजन के बाद यह 3 से 5 स्तर का निर्माण करता है। 3 से 5 स्तर का निर्माण करेगा, ठीक है। अब 3 से जो 5 स्तर का निर्माण करेगा, वो स्तर क्या क्या हैं, उनके नाम भी जानना जरूरी है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला है अंतः स्तर। सबसे पहला क्या है? अंतः स्तर, ठीक है। यह कितना होता है? यह एक स्तर होता है, केवल एक परत होती है। एक मिनट, लाइट कट गया क्या? जो दूसरा होता है वो होता है मध्य स्तर। मध्य स्तर, और इसकी संख्या होती है 1 या 3। 1 या 3 स्तर, मतलब या तो 1 भी हो सकता है, या तो 2 भी हो सकता है, और या तो 3 भी हो सकता है। और सबसे अंतिम वाला इसमें है टेपिटम, तीसरा परत, टेपिटम, और ये होती है 1 स्तर। तो कम से कम तो अगर ये भी 1 रहेगा तो 1 2 3 स्तर हुआ, और अगर ये 3 रहेगा मैक्सिमम तो 1 3 1 4 4 1 5, अगर ये 2 हुआ तो 4 होगा, अगर ये 1 हुआ तो 3 हुआ, और अगर ये 3 हुआ तो 5 हुआ। तो इस प्रकार से प्राथमिक भित्तीय कोशिका में समसूत्री विभाजन के दौरान, मतलब इस वाले कोशिका में समसूत्री विभाजन होगा, तो वहां पे 3 से 5 परतों का निर्माण होगा, 3 से 5 स्तर का निर्माण होगा, जिसमें सबसे पहला जो होगा वह होता है अंतः स्तर, वह 1 परत होती है। बीच में होता है मध्य स्तर, जो कि 3 परत होती है, 2 परत भी हो सकती है और 1 परत भी हो सकती है, और सबसे अंदर होता है टेपिटम, और टेपिटम 1 स्तर होता है। ये आगे भी चित्र में देखेंगे कि अंतः स्तर, मध्य स्तर और टेपिटम कहाँ है, क्योंकि अभी ये सब बताना था, अभी यहाँ पे चित्र बना के दिखाएंगे, इसी के आगे जब विकास होगा। और ये तो होगा प्राथमिक भित्तीय कोशिका का। अब दूसरा बताया है प्राथमिक पुबिंजाणु जनन कोशिका। प्राथमिक पुबिंजाणु जनन कोशिका, प्राथमिक पुबिंजाणु जनन कोशिका। अब इसमें जो है सबसे पहले होता है समसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन। ऐसे इधर से देखते हैं, इनमें जब होगा समसूत्री विभाजन, यहां लिख देते हैं समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप ये बनाएंगे लघु बीजाणु मात्र कोशिका। क्या बनाएंगे? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। ये द्विगुणित अवस्था में रहता है, ध्यान देना, कोशिका, क्योंकि समसूत्री विभाजन हो रहा है। जहां पे समसूत्री विभाजन होगा वहां पे गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? समान होगी। यानी कि ये कौन सी अवस्था में होती है? 2n अवस्था में होती है। प्राथमिक पुबिंजाणु जनन कोशिका, ये वाला जो है इसमें होता है समसूत्री विभाजन, और इसे बोलते हैं लघु बीजाणु मात्र कोशिका, जो कि कौन सी अवस्था में होती है? द्विगुणित अवस्था में होती है। पुनः इसमें विभाजन होगा अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन होगा? अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन। अब अर्धसूत्री विभाजन के दौरान ये बनाएगा लघु बीजाणु। लघु बीजाणु ये कौन सी अवस्था में होता है? यन अवस्था में, आगुणित अवस्था में होते हैं। इसी को बोलते हैं परागकण। आपको थोड़ी देर पहले बताया कि परागकण का दूसरा नाम क्या है? लघु बीजाणु। तो शुरू समझिएगा, एक बार चित्र भी माध्यम से बना देंगे। एक परागकोश, नया वाला जो परागकोश होता है नया नया, उस परागकोश में अगर हम उसको ऊपर से काट दें तो उसमें हमें संरचना इस प्रकार से दिखाई देगी। जो सबसे बाहर स्तर होता है उसको बोलते हैं बाह्य स्तर, और अंदर ढेर सारी आपको कोशिकाएं दिखाई देंगी, जिनको हम क्या कहेंगे? विभज्योतिकी कोशिका। अब इन कोशिकाओं में बाह्य स्तर तो वैसे ही रहेगा, लेकिन इन कोशिकाओं में कोनों पर, चारों कोनों पर एक एक कोशिका अधिक विकसित करेगी, जिसको हम क्या कहते हैं?
प्रपसु कोशिका कहते हैं, और वह अपने आकार में इन सभी कोशिकाओं से क्या होगी, ज्यादा बड़ी होती है। जब इन कोशिकाओं में, प्रपसु कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है तो वह एक कोशिका से दो कोशिका बनाते हैं, जिसको हम, जो बाह्य स्तर से सटा हुआ है उसको बोलते हैं प्राथमिक भित्तीय कोशिका, और जो उसके ऊपर लगा हुआ है उसको बोलते हैं प्राथमिक पुबिंजाण जनन कोशिका। अब इनमें क्या परिवर्तन होगा आगे चित्र में देखेंगे, लेकिन उससे पहले हमें समझ लेना जरूरी है। तो प्राथमिक जो भित्तीय कोशिका है वह समसूत्री विभाजन करके 3 से 5 स्तर का, 3 से 5 लेयर का निर्माण करता है। अब वो 3 से 5 लेयर कौन कौन से हैं, वो है पहला अंतः स्तर, जिसमें केवल एक स्तर होता है, एक परत होती है। दूसरा होता है मध्य स्तर, जिसमें 1 या 3 परत होती है। और तीसरा होता है टेपिटम, जो कि क्या होता है, 1 स्तर होता है। तो मिनिमम कितना होगा, 3 स्तर, और मैक्सिमम कितना होगा, 5 स्तर। ये कौन सा विकास किया, ये प्राथमिक भित्तीय कोशिका ये वाला विकास किया, ये वाला जो है इसमें समसूत्री विभाजन हुआ। और फिर जब ये प्राथमिक पुबिंजाण जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन होगा तो प्राथमिक पुबिंजाण जनन कोशिका समसूत्री विभाजन के बाद क्या बनाती है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। जब समसूत्री विभाजन है तो गुणसूत्रों की संख्या समान, अर्थात ये द्विगुणित अवस्था में होती है, 2n अवस्था में होती है। और पुनः लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन मतलब आगुणित हो जाती है, और अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्या बनता है, लघु बीजाणु अर्थात परागकण बनता है। क्या बनता है, परागकण बनता है। तो इसको आप एक यही नोट नीचे कर लीजिएगा, तो अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेकिन इस चित्र के बाद यहाँ एक चित्र बनाएंगे, इन सब स्तरों को उसमें दिखाएंगे, और इस पूरे चित्र बनाने के बाद वहां आप नीचे इसको लिख लीजिएगा, इसलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी। चलिए आइए देखते हैं, स्तरों को बनाते हैं सबसे पहले। तो बहुत बड़ा बन गया। कुछ संरचना इस प्रकार से ऐसे होती चली जाती है। सबसे बाहर तो वही होगा, बाह्य स्तर। ये तो प्राथमिक भित्तीय कोशिका में काउंट ही नहीं है, ये तो अलग से पहले से प्राथमिक भित्तीय कोशिका। चलिए हमने बना दिया बाह्य स्तर, इसको कहेंगे बाह्य स्तर। अब आपको थोड़ी देर पहले बताए हैं कि जो पहला होता है ये प्राथमिक भित्तीय कोशिका, यह 3 परतों को बनाती है। पहला क्या होता है, बाह्य स्तर। तो आइए एक स्तर बनाते हैं। इसके बाह्य स्तर, सॉरी अंतः स्तर इसको बोलते हैं, बाह्य स्तर नहीं, बाह्य स्तर तो पहले से है, अंतः स्तर इसको बोलते हैं। प्राथमिक भित्तीय कोशिका का जो सबसे पहला स्तर होता है उसको बोलते हैं अंतः स्तर। यह कितने परत होती है, अभी थोड़ी देर पहले बताएं, बताइए। 1 परत होती है, सिंगल लेयर। इस बीच में अगर आप यहां से गैपिंग भी कर देंगे तभी कोई दिक्कत नहीं होती। ये हो जाएगी अंतः स्तर, अंतः स्तर। अब दूसरा वाला क्या था, मध्य स्तर। मध्य स्तर कितने परत में था, 1 या 3, मतलब वह 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो हम लोग 3 बनाएंगे। चलिए इसको इधर छोड़ देते हैं। आप बना भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बना सकते हैं। एक लेयर तो सब में बना ही देते हैं। ठीक है, उसके बाद अभी 2 लेयर और बनाते हैं। ऐसे हो गए। ये हो गया दूसरा लेयर। एक लेयर और इसमें बना देते हैं।
अब देखिए उसमें 3 लेयर हो गया, इस लेयर को कहते हैं मध्य स्तर। प्राथमिक भित्तीय कोशिका के 3 स्तर हो गए, सॉरी 2 स्तर। कौन कौन से? अंत्य स्तर, मध्य स्तर। इन्हीं की इसको क्या कहेंगे? मध्य स्तर कहेंगे। ये जो ब्लैक वाला बताए हैं इसको हो गया मध्य स्तर। यह संख्या में 1 और यह संख्या में 3 बनाए हैं। 1 भी होता है, 2 होता है, 3 होता है। अब लास्ट में बनाएंगे टेपिटम। क्या बनाएंगे? टेपिटम। चलो लाल बना देते हैं। ये सबसे अंतर का, सॉरी सबसे अंदर का स्तर है। ये हो गया टेपिटम, इसको कहते हैं टेपिटम। ठीक है, इसके अंदर छोटे छोटे परागकण बना दे रहे हैं। ये होता है परागकण। इस प्रकार से एक परिपक्व परागकोश ये बन करके निर्माण हुआ। ये तो नवीन परागकोश था, नया नया परागकोश जो अभी विकसित हो रहा है। जैसे छोटा बच्चा पैदा होता है तो छोटा छोटा बच्चा रहता है, वो छोटा बच्चा रहता है, लेकिन जब वो बड़ा होता है, जैसे जैसे मैच्योर होता है तो उसके अंदर बहुत सारी जो है परिवर्तन होते हैं। तो उसी प्रकार से है, ये नया नया परागकोश था, उसके अंदर ये परागकोश परिपक्व हो रहा है, ये मैच्योर हुआ है। तो मैच्योर होने के बाद यह एक परागकोश का संरचना है। अब इस परागकोश के अंदर कैसे मैच्योरिटी आती है, फिर परागकणों का निर्माण होता है। यह है परागकण, परागकण। और यह है परिपक्व परागकोश। एक बार और पुनः समझा दे रहे हैं सब लोगों को। जब नया नया पुष्प लगता है, नया नया पुष्प लगा, उस पुष्प में परागकोश लगा, परागकोश को हम ऊपर से काटते हैं तो संरचना हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है, जिसमें एक सबसे बाहर स्तर होता है जिसको बाह्य स्तर बोलते हैं। उसके अंदर ढेर सारी आपको कोशिकाएं दिखाई देती हैं जिसको हम क्या कहते हैं? विभज्योतकी कोशिकाएं कहते हैं। बाह्य स्तर अपनी जगह पे वैसे ही रहेगा। विभज्योतकी कोशिकाएं यानी कि विभाजन होगी तो उसमें विभाजन के फलस्वरूप चारों कोनों पर एक एक कोशिका क्या होती है? ज्यादा विकास करती है, संरचना में बड़ी हो जाती है, जिसको हम कहते हैं प्रपसु कोशिका। चारों किनारों पर आप देखिए एक एक कोशिका बड़ी हो गई है, जिसको हम क्या कहते हैं? प्रपसु कोशिका। इन प्रपसु कोशिका में समसूत्री विभाजन होगा। समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप प्रत्येक प्रपसु कोशिका 2 कोशिकाओं में बढ़ जाएगी, जिस प्रकार से आपको संरचना दिखाई दे रही है। बीच के कोशिकाओं को मैंने अभी नहीं बनाया इसमें, क्योंकि अच्छा से अच्छा चित्र आपको समझ में आया इसलिए बनाया ऐसा। तो 2 कोशिका बन गई। इसका जो बाह्य स्तर से सटा हुआ कोशिका है उसको बोलते हैं प्राथमिक भित्तीय कोशिका, और जो दूसरा वाला है उसको बोलते हैं प्राथमिक पूबिंजाणु जनन कोशिका। उसके बाद इसमें आगे विकास होता है। प्राथमिक जो भित्तीय कोशिका है, प्राथमिक भित्तीय कोशिका 3 से 5 परतों का समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप निर्माण करती है, जिसमें सबसे, ये तो बाह्य स्तर पहले से ही था, ये है प्राथमिक भित्तीय कोशिकाओं का, यानी कि ये जो तीनों परत हैं, ये वाले और ये वाले और ये टेपिटम, तीनों मिलकर के क्या बनाते हैं? प्राथमिक भित्तीय कोशिका। आई बात सुने? प्राथमिक भित्तीय कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है। प्राथमिक भित्तीय कोशिका में जब समसूत्री विभाजन हुई तो यह 3 परत का निर्माण की है। सबसे अंदर वाला होता है अंतः परत या अंतः स्तर, और उसके बाद होता है 3 स्तर, मध्य स्तर। यह 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। और जो लाल कलर का सबसे अंदर बना है उसको बोलते हैं टेपिटम। फिर उसी प्रकार से चारों कोनों, मतलब ये 4 भागों में से बढ़ जाते हैं चारों कोनों पर। उसके अंदर छोटे छोटे जो है कणों का निर्माण होता है, जिसको हम कहते हैं परागकण। क्या कहते हैं इसको? परागकण या लघु बीजाणु कहते हैं। परागकण या लघु बीजाणु। तो इस संरचना को, इस चित्र को बनाइएगा कि परागकण का कैसे निर्माण हुआ और एक नया परागकोश से कैसे परिपक्व हुआ। अब यही परागकोश जब परिपक्व होगा तो फट जाएगा, और फटने के बाद वहां से ये परागकण क्या होंगे? गिरेंगे। यानी कि ये जो परागकण बना है, यही परागकण, परागकोश, नया परागकोश परिपक्व होकर के जो परागकोश के अंदर परागकण बना है, और यही परागकण कहलाता है क्या कहते हैं? पूबिंजाणु जनन कहलाता है। तो इसको लिखिएगा,
मैं बोल रहा हूं, आप लोग इसको लिखते रहिएगा, लिखिएगा। परागकोश व परागकणों के निर्माण की प्रक्रिया, परागकोश व परागकणों के निर्माण की प्रक्रिया को पुबिंजाणु जनन या लघु बीजाणु जनन कहते हैं। फिर आगे लिखिएगा, नवीन परागकोश एक समान विभज्योतकी कोशिकाओं से, नवीन परागकोश एक समान विभज्योतकी कोशिकाओं से बना एक अंडाकार समूह है जो बाह्य स्तर द्वारा घिरा होता है, जो बाह्य स्तर द्वारा घिरा होता है। फिर आगे लिखिएगा, यह अंडाकार समूह धीरे धीरे विकास करके, यह अंडाकार समूह धीरे धीरे विकास करके 4 पालियों वाला हो जाता है, 4 पालियों वाला हो जाता है। इसके बीच में एक वाहिनी ऊतक पाई जाती है, ये वाला, इसके बीच में एक वाहिनी ऊतक पाया जाता है जो बाद में संवहन बंडल का निर्माण करता है। ये वाहिनी ऊतक जो है संवहन बंडल का निर्माण करेगा, बाद में एक संवहन बंडल का निर्माण करता है। फिर लिखिएगा आगे, परागधानी के विकास के समय, परागधानी के विकास के समय नवीन परागकोश के प्रत्येक पाली में बाह्य स्तर के नीचे कुछ अधस्तरीय कोशिकाएं, अधस्तरीय भी बोलते हैं, अधस्तरीय कोशिकाएं प्रत्येक कोने में आकार में बड़ी हो जाती हैं, प्रत्येक कोने में आकार में बड़ी हो जाती हैं। हो गया। इनका कोशिका द्रव्य गाढ़ा व केंद्रक बड़ा व स्पष्ट हो जाता है। जैसे ये सारी कोशिकाएं हैं ना, इनका केंद्रक उतना गाढ़ा, इनका केंद्रक उतना स्पष्ट नहीं होगा, इनका कोशिका द्रव्य उतना गाढ़ा नहीं होगा। ये जो कोशिकाएं किनारे किनारे पर बड़ी हुई हैं संरचना में, उनकी कोशिका द्रव्य इनकी कोशिका द्रव्य से क्या होगा, गाढ़ा होगा और स्पष्ट होगा। तो क्या लिखे, इनका कोशिका द्रव्य गाढ़ा हुआ केंद्रक में बड़ा हुआ स्पष्ट हो जाता है। फिर लिखेगा, इन कोशिकाओं को प्रपसु कोशिका कहते हैं, इन कोशिकाओं को प्रपसु कोशिका कहते हैं। फिर आगे लिखेगा, इनमें समसूत्री विभाजन होता है जिससे 2 कोशिकाएं बनती हैं। डैश देके लिखे, दोनों ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, प्राथमिक भित्तीय कोशिका और प्राथमिक पुबिंजाणु जनन कोशिका, ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा। फिर दूसरे लाइन से लिखेगा, ये दोनों कोशिकाएं निरंतर विभाजित होती रहती हैं। हो गया। लाइन चेंज करिएगा और कलर चेंज करिएगा। लिखिएगा, प्राथमिक भित्तीय कोशिका बाहर की तरफ पाई जाती है, जो बाह्य स्तर के, जैसे धीरे धीरे देखो इसमें सबसे बाहर की तरफ ही तो प्राथमिक भित्तीय कोशिका पाई जा रही है। प्राथमिक भित्तीय कोशिका बाहर की तरफ पाई जाती है। यह समसूत्री विभाजन करके 3 से 5 स्तर का निर्माण करती है। फिर आगे लिखिएगा दूसरे लाइन से, दूसरे कलर पेन से, प्राथमिक पुबिंजाणु जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है और यह लघु बीजाणु मात्र कोशिका, ब्रैकेट में द्विगुणित लिख देना, लघु बीजाणु मात्र कोशिका ब्रैकेट में द्विगुणित, ब्रैकेट बंद, का निर्माण होता है। पुनः इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, पुनः इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है और लघु बीजाणु, ब्रैकेट में लिखना आगुणित, और लघु बीजाणु ब्रैकेट में आगुणित, ब्रैकेट बंद, अर्थात परागकण का निर्माण होता है। ठीक है, इसको आप चित्र बना लीजिएगा और जो अभी स्क्रीनशॉट पहले लेने के लिए कहें उसको नीचे वो भी लिख लीजिएगा। मेरे 2 क्वेश्चन का आप जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में कि जो प्राथमिक भित्तीय कोशिका होती है वह कितने परतों में बटी होती है और उसके परतों के नाम, और जो चारों कोनों पर, जो एक नवीन परागकोश में चारों कोनों पर एक कोशिका अपने आकार में बड़ी हो जाती है, उसके केंद्रक स्पष्ट हो जाते हैं, उस कोशिका का नाम क्या है। ये 2 क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। थैंक यू।